वेक्टर का टेस्ट बच्चे 1 या 2 दिन के अंदर आई विल बी अनाउंसिंग, और आई विल अप्रिशिएट अगर आप में से हर बच्चा ऐप के ऊपर टेस्ट है, क्योंकि ऐप बनाई ही इस वजह से गई है बच्चे कि आप ऐप के ऊपर टेस्ट दें। बच्चे ऐप बनाई ही, मेरा लॉगिन नहीं होता। बेटा देखिए, अगर आप वहां पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए बच्चा आप मुझे बताएं बेटा, ठीक है। आप पहले इंस्टॉल करें, क्योंकि कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम हमने रेक्टिफाई कर ली, ठीक है। और यहाँ से ये भी पता लगता रहता है कि कितने बच्चे लैपटॉप पे पेपर दे रहे हैं, क्या नहीं है। तो प्लीज बच्चे आज जाकर बच्चे मैं फिर ग्रुप के अंदर लिंक शेयर करूंगा ऐप का, और बच्चे वो ऐप इंस्टॉल करनी है। कौन सा बच्चे सेक्शन लेना है? 11th ए का सेक्शन लेना है। 11th ए वो आपसे ऑप्शन पूछेगा। अगर आप ऑलरेडी जा रहे हो, लॉगिन करने में कोई इश्यूज है बच्चे, आप दोबारा से री इंस्टॉल करिए बच्चे। लेकिन जब तक आप ऐप नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूँ बच्चे, इतना ब्यूटीफुल तरीके से एनालाइज होता है कि आप टॉपर के मुकाबले आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है। आपके जो टॉपर का रिस्पॉन्स टाइम है, जो आपका क्या टॉपर है, जो टॉपर है उसका रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड का है। 3 सेकंड के अंदर ही वॉज एबल टू क्रैक द क्वेश्चन इन 3 सेकेंड्स। 1 2 3 टक करके उसने ऑप्शन लगा दिया ऑन द एवरेज। ये मुझे पता लग रहा है, ये मुझे पता लग रहा है। आपके जो क्लास है बच्चे, उसकी 75% एक्यूरेसी है, वेक्टर्स को लेके 75% एक्यूरेसी है। गुड है, मैं मना नहीं करता हूँ बच्चे, गुड है। लेकिन आपकी एक्यूरेसी वेक्टर में 100% होगी, तब जाकर किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर या दूसरे टॉपिक्स के अंदर आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक बन पाएगी। तो ये 75% कम एक्यूरेसी मेरे हिसाब से कम। तो प्लीज बच्चे इसको इंश्योर करें, डांट खाते रहो और आगे बढ़ते रहो, डांट खाते रहो आगे बढ़ते रहो, मार खाते रहो आगे बढ़ते रहो। जी महेंद्र इंद्र बोलो बच्चे। सर कल के क्वेश्चन में डाउट था सर एक। बोलो, पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 4 था सर, वो मुझे समझ नहीं आया सर, वो एक बार करा दोगे आप? क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे? A particle undergoes 3 successive displacements given by S1 vector is equals to √2 meter northeast. नॉर्थ ईस्ट आ गया ना, ये देख, नॉर्थ ईस्ट ऐसे आ गया, कितना आ गया? नॉर्थ ईस्ट ये आ गया। और कितना बच्चे आपके पास, बोलो डिस्प्लेसमेंट। सर एक मिनट सर, √2 meter northeast, S2 is equals to 2 meter due south. 2 मीटर ड्यू साउथ है ना इसके बाद? यस सर। चल 2 मीटर ड्यू साउथ है, फिर बोल। S3 is equals to 4 meter 30 degree north of west. अब देखो आपके पास ये D3, अब D3 कितना बोल रहा है बच्चे, वो बोलो शाबाश। सर एक मिनट सर, S3 बोल रहा है वो 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 4 मीटर नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखो बच्चे, आप क्वेश्चन कैसे करना, कितना आसान क्वेश्चन थे। ये तो पता लग गया बच्चे कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब बच्चे यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये बच्चे वेस्ट। और ये बच्चे पहले नॉर्थ ईस्ट पे गया। अगर टीचर आपको कोई एंगल नहीं देता तो आप एंगल कितना ले लेते हो बच्चे? 45। आप एंगल कितना ले लोगे बच्चे? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टीचर ने कोई एंगल आपको दिया नहीं। तो ये D1 बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा? D1। इसके अगर आप 2 कंपोनेंट बनाओगे, एक कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ बन जाएगा पॉजिटिव, और दूसरा y एक्सिस की तरफ बन जाएगा पॉजिटिव। बताओ क्या आ जाएगा? √2 cos ऑफ 45 डिग्री, ये बच्चा आई कैप है, प्लस ऑफ √2, और यहाँ पर बच्चे साइन ऑफ 45 डिग्री, ये बच्चा आपके पास क्या आ गया? जी। √2 cos ऑफ 45 डिग्री आई कैप प्लस √2 साइन ऑफ 45 डिग्री जे कैप। पहली चीज आ गई। दूसरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हुई है महेंद्र इंद्र बेटा? साउथ की तरफ हुई है। कितनी हुई है साउथ की तरफ बच्चे? कितने बच्चे साउथ की तरफ कितनी हुई है बच्चे? सर 2 मीटर हुई है। तो ये बच्चे साउथ की तरफ को हुई है।
तो साउथ की तरफ का मतलब है -2j। ठीक है बेटा, पक्का श्योर है, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब तू यहाँ पर खड़ा होके देख कि आप यहाँ पर खड़े हो, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ेगा बच्चे? अगर तुम यहाँ पर खड़े हो तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ेगा बच्चे बता? नीचे की तरफ को साउथ है, इधर पर ईस्ट है, और इधर पर बच्चे तेरे पास वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट आ गया, ये बच्चा आपके पास क्या आ गया बच्चे? साउथ वेस्ट आ गया। अब समझने की कोशिश करना, जिस पॉइंट पर तुम खड़े हो नॉर्थ वेस्ट कहाँ की तरफ को पड़ रहा है? यहाँ पर पड़ेगा। ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट आ गया बच्चे, ये बच्चा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये आ गया D3। ये बच्चा हमारे पास आ गया D3 और ये है नॉर्थ वेस्ट। ये बच्चा आपके पास नॉर्थ वेस्ट, और ये 4 मीटर है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ किसका बच्चे? वेस्ट का। अब देख समझने की कोशिश, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये बच्चे 30 डिग्री ऐसे, ये बच्चे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और अगर ये वाला एंगल होता तो आपके पास क्या आता बच्चे? टीचर इसी को क्या लिख सकता था? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ द साउथ। 60 आपने degree. सोचो ना बच्चे, दिमाग लगाओ, फोकस करो, वो क्या बोल रहे हैं। आप 4 मीटर चल रहे हो 30 डिग्री नॉर्थ, किसका नॉर्थ बच्चे? वेस्ट का। तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री आप लाइन पे चल रहे हो। आपकी जो लाइन है बच्चे वो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ को जाते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रही है। बस इतनी सी बात है। ये एंगल है बच्चा हमारे पास नॉर्थ किसका है बच्चा? आपके पास ऑफ वेस्ट। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द वेस्ट अलोंग दिस लाइन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। हाँ जी, आप समझ में आई बात बच्चे आपको? अब Yes, इसके sir. तुम बच्चे कंपोनेंट बना लीजिए। अगर तुम कंपोनेंट बनाते तो 2 कंपोनेंट बन जाते, एक ये वाला, एक ऊपर वाला बच्चे। देखो वही गलती कर रहे हो ना अभी मैं थोड़ी देर पहले, कि वो बच्चा हर पॉइंट के ऊपर टीचर को कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप नहीं करोगे, आज नहीं बच्चे, आज से 4, 5, 6, 7 महीने, 1, 2, 3 सालों के बाद आपको लगेगा कि हमारा टीचर सही कह रहा था, पर हमने उस वक्त हिम्मत नहीं की। ये बच्चे 4 मीटर है, ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 cos ऑफ 30 डिग्री। 4 आई cos कैप 30. आएगा, आई कैप आएगा कि माइनस आई कैप आएगा बच्चा? बोलो शाबाश। Minus I cap. बिल्कुल, तो -4 cos ऑफ 30 डिग्री आई कैप, और बच्चे नॉर्थ के लिए बच्चे प्लस ऑफ 4 sin ऑफ 30 डिग्री जी। ये आंसर आ जाएगा। अब करना क्या बच्चे? आपने इन तीनों को ऐड कर देना। ये √2 और √2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये Yes. -4 √3/2। तो बच्चे √2 इंटू 1 और √2 माइनस ऑफ 4 और √3/2 इंटू बच्चा हमारे पास क्या आ गया? आई का प्लस ऑफ ये √2 है, तो बच्चा हमारे पास √2 इंटू 1/√2 माइनस ऑफ 2, ये माइनस ऑफ 2 है, एंड प्लस ऑफ 1, ये बच्चा आपके पास प्लस ऑफ 1 क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कितना नहीं, +1 नहीं +2, क्योंकि हाफ है ना बच्चे, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। 4 इंटू हाफ बच्चे 2 आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1, और ये बच्चे 2, तो 1 - 2 √3 आई कैप एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जे कैप। इसके बाद बच्चा आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। सर इसका आगे मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। आगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, एंगल निकाल लो बच्चे, कि जो रिजल्ट आया बच्चे हमारे पास उसका एंगल एक्स या वाई एक्सिस के साथ निकालना, वो भी निकाल लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे, बहुत आसान चीज है। आप बहुत कम करके भी मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, बहुत कम करके भी। सिर्फ आपके दिमाग में कॉमन सेंस वाली चीज होनी चाहिए। ज्यादा पढ़ने से कभी भी नंबर नहीं आए, ज्यादा समझने से नंबर आए, ये बात ध्यान रखना। इस बात को बच्चे, मेरे बच्चों ध्यान रखना, कभी भी कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने से नंबर नहीं लेता। आप 18 घंटे के बजाय 8 घंटे पढ़ लो तब भी नंबर आपके ज्यादा आएंगे। ये किताबें बकवास कर देती हैं कई बार कि वो 22 घंटे पढ़ा, वो 20, कोई नहीं 20-22 घंटे पढ़ता बच्चे, कोई नहीं पढ़ता। 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, ये सिर्फ बताने के लिए होता है। वो अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते टॉपर्स, वो आपको मिसलीड करना चाहते हैं, इसलिए वो पढ़ते हैं बच्चे। 2 घंटे ढंग से पढ़ लो बेटा,
2 घंटे ढंग से पढ़ लो। पहली बात है रिवीजन, दूसरा डाउट टेकिंग, तीसरा क्लासरूम प्रेजेंस। इन छोटे छोटे फैक्टर्स पे ध्यान रखोगे तो अपने आप होता जाएगा। ठीक है, चलो और कोई डाउट किसी बच्चे का? शाबाश बोलो। और किसी बच्चे का कोई डाउट? नो सर, नो। नो सर। श्योर है? मैं फिर आपको ये बात बोलूंगा बच्चे, मैं फिर आपको एक बात कहूंगा, बिल्कुल बच्चे बहुत ध्यान से बच्चे ध्यान रखें। अगर आप जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस लायक बने, उस लायक बने। और उसके लायक बनने का तरीका क्या होता है? कभी भी ये नहीं कि कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं तो 10 घंटे पढ़ा, मेरे नंबर कम आ गए। सो व्हाट बच्चे, सो व्हाट? मुझे एक बात बताओ, सबसे मेहनती जानवर कौन होता है? सबसे मेहनती जानवर कौन होता है बच्चे? कोई बच्चा बता सकता है? गधा। बिल्कुल एग्जैक्टली। बोलने में हमें लगता है लेकिन बिल्कुल फैक्ट है बच्चे। सबसे मेहनती होता है बच्चे वो, बिल्कुल शिकायत नहीं करता है, बिल्कुल उसके ऊपर जितना मर्जी बोझ लगा दिया जाए बच्चे वो इधर से उधर लेके चला जाता है। लेकिन बच्चे उसको कभी भी बच्चे हम डर भी और रेस के अंदर नहीं दौड़ाते हैं बच्चे। इस बात को ध्यान रखना बच्चे, इस बात को फोकस करना, ज्यादा मेहनत करना और फोकस होके मेहनत करना, इसके बीच में फर्क है। फोकस होके मेहनत करो, कम पढ़ो लेकिन फोकस होके पढ़ो, डेफिनेटली नंबर आएंगे बच्चे। अब मैं आपको इतनी बार बोल चुका हूँ कि एचसी वर्मा कर लो, मैं तुम्हारी डाउट्स ले लूंगा। अब कोई बच्चा खोलेगा ओपन करेगा तो क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे तो फिर बच्चे मैं क्या, मैं व्हाट आई कैन डू, आप बताओ ना। मैं क्या, मैं कैसे आपके घर एक एक बच्चे के घर जाके बोलूं चल तू एचसी वर्मा खोल, चल तू एचसी वर्मा खोल। आई कैन अपील टू यू कि एक व्हाट्सएप कम करो, सोशल मीडिया कम करो, आप बच्चे अपने ऊपर फोकस करो, बर्थडे पार्टीज में कम जाओ, इधर उधर कम जाओ। जितना ज्यादा लोगों की नजरों में रहोगे बच्चे उतना ज्यादा तुम्हें नुकसान। बिल्कुल छोड़ दो 2 सालों के लिए। और जिस बच्चे के नंबर आए रखे, छोड़ा हुआ है उसने, छोड़ दिया हुआ है मैक्सिमम चीजों को, छोड़ा है तो नंबर आएंगे बच्चे। नहीं तो आज मेरे बुआ जी के लड़के की बर्थडे है, आज मेरा इसका बर्थडे, आज इसकी शादी हो रही है, मेरे को जैसे तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे जाने या नहीं जाने से शादी पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, पड़ेगा कोई फर्क? ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं जाओगे तो वहां पे शादी नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा। किसी के जाने या नहीं जाने, बस ये देखो बच्चे कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर तुम यू कैन लीव देम, बेटा अपनी इज्जत करनी सीखो ना। अगर तुम अपनी इज्जत खुद करोगे कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे लाइफ सेट करनी है, मैं दूसरों के उसकी तालियां बजाते जाऊं फंक्शन के अंदर, मेरा क्या, मेरा क्या, मैं क्या करूंगा लाइफ के अंदर? कल को जिसकी शादी हो रखी है वो 100 लोग तेरी एडमिशन करवाने के लिए आ जाएंगे कहीं पर भी, क्या वो बोलेंगे कि तू नीट का तैयारी करते रहे, 2 क्वेश्चन हम करा लेंगे? हो सकता है बच्चे जब तू शादी में ना गया हो तो 10 ऐसे क्वेश्चन कर ले जिसमें से 5 क्वेश्चन सीधा नीट और आईआईटी में आ रखे हो। फिर पहले ज्यादा खुशी क्या है? इस बात को फोकस करो, फंक्शंस वगैरह, अपना बर्थडे भी मत मनाओ, सीधी बात बोल रहा हूँ बच्चे। टीवी मत देखो, सोशल मीडिया कम कर दो, बिल्कुल टू दी पॉइंट। अब मैं देखो मेरा काम है मोटिवेट। अगर तो बच्चे सीने में आ गए ना बेटा कि मैं जिंदगी में कुछ आगे जाना चाहता हूँ, फिर करना पड़ेगा। और अगर नहीं है बच्चे हमारे पास, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो बेटा जिंदगी भी आपके साथ फॉर्मेलिटी ही करेगी। ओके चलिए बच्चे, तो ये तो मोटिवेशन थी कि नेक्स्ट टाइम नंबर कम नहीं आने चाहिए। और आज दोबारा से बच्चे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर मैं नेक्स्ट टेस्ट की आपको डेट देता हूँ बच्चे। सो अब बच्चे आज हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चे काइनेमेटिक्स। सो वी विल बी नाउ डिस्कसिंग द काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स बच्चा हमारे पास इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ये बच्चा हमारे पास ब्रांच ऑफ द फिजिक्स है बच्चा हमारे पास, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास हम क्या करते हैं बच्चे, वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी, वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी, स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी without any consideration, without any consideration, without any consideration behind the behind the behind the behind the आपके पास behind the cause of the motion। बेटा आपको मैं बताता हूँ,
कॉज ऑफ द मोशन। जो बच्चा टॉपर होता है ना, वो टीचरों से बहुत छोटी छोटी बातों पे सलाह लेता है, बहुत छोटी छोटी बातों पे सलाह लेता है कि सर मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, सर मैं ये काम करने वाला हूं, मैं ये काम करूं कि ना करूं, इसका मुझे क्या नुकसान हो, क्या फायदा होगा। बच्चे बोलते हैं सर मैं फिजिकल एजुकेशन रखूं या कंप्यूटर्स रखूं या पेंटिंग रखूं या म्यूजिक रखूं। यानी कि वो इस बात को भी देखते हैं कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, कोई और करिकुलर एक्टिविटी करना चाहता हूँ, तो टीचर से पूछते हैं कि सर कर लें कि रहने दो। अगर टीचर उनको सलाह देता है हाँ तो वो प्रोसीड करते, नहीं तो नहीं। वो बोल देते भाई इसने बोल दिया भाई मुझे रैंक चाहिए तो मुझे इन तीनों पे कंसंट्रेट करना। सो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, जी महेंद्र बोलो बच्चे। सर ये न्यू चैप्टर शुरू किया ना? बिल्कुल बच्चे। ओके। तो ये बच्चा हमारे पास विदाउट एनी कंसिडरेशन बिहाइंड द कॉज ऑफ द मोशन। हाँ बट बच्चा हमारे पास, बट याद रखना बच्चे, टाइम हैज इंपॉर्टेंट रोल, द टाइम हैज सम इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर, द टाइम हैज सम इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले हियर। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्ले है, टाइम का बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है बच्चा हमारे पास। अगर हम बात करने की कोशिश करें बच्चे मोशन, हमारे पास बच्चे ये मोशन बच्चे एक मैकेनिक्स पार्ट का बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, पार्ट आ जाता है बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे कि मैकेनिक्स के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ते हैं बच्चे, तो मैकेनिक्स बच्चा हमारे पास बेसिकली दो हिस्सों में बढ़ती है बच्चे। एक बच्चा हमारे पास स्मॉलर एंटिटीज, स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, बहुत छोटे जो नेक्ड आई से नजर नहीं आते। इनकी मैकेनिक्स को जब हम पढ़ते हैं बच्चा हमारे पास, इसके अंदर से बच्चा हम पढ़ते हैं तो ऐसी मैकेनिक्स का नाम बच्चा हमारे पास क्या पड़ जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स बच्चे बियॉन्ड आवर सिलेबस है बच्चे, दिस इज बियॉन्ड आवर सिलेबस। ये बच्चा हमारे पास सिलेबस के बाहर की चीज है, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना। हम पढ़ते नहीं है बच्चे इसके अंदर से, हम इसको पढ़ते नहीं। हालांकि बच्चा अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊं बच्चे, तो हमारे पास अब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। क्वांटम क्वांटम फील्ड थ्योरी पे आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी में ओरिजिन ऑफ द फोर्सेस, ये फोर्स ओरिजिन कहाँ से हो जाती है, बेसिकली कहाँ से बच्चा हमारे पास फोर्सेस डेवलप होती है, कौन सी ऐसी चीज है जहां से फोर्स डेवलप होती है, वो क्या छोटी छोटी चीजें बच्चे जो फोर्सेस को डेवलप करती है। यानी कि इस दुनिया के अंदर एटम या न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से फोर्स जनरेट हो जाती है, उसकी स्टडी को बच्चे हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। आगे इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, ना ही आपको करना है। अगर आप करोगे तो आप मेन सब्जेक्ट से हिल जाओगे, और मेन सब्जेक्ट बोलता है आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम फील्ड थ्योरी नाम की चीज है, वो क्यों है, कैसे है, कहाँ पर है, क्यों नहीं है, ये आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं दिलाएगी। और इंपॉर्टेंट मार्क्स ही बच्चे, जब आप बड़े हो जाओगे तो अपने आप ढूंढ लो। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी मैकेनिक्स आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी द क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं बच्चे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बच्चे, क्लासिकल मैकेनिक्स बच्चे डील करती है मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक क्या बच्चे, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे बच्चा हमारे पास पेन हो गया, पेपर हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। एक मैकेनिक्स जो छोटी चीजों को देखती है, जैसे प्रोटॉन हो गया, जैसे बच्चा आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया। और क्लासिकल मैकेनिक्स किसको देखती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चा आपके पास फुटबॉल हो गया, बच्चा हमारे पास स्टार्स हो गए, बच्चा हमारे पास जैसे प्लैनेट्स हो गए, बच्चा हमारे पास, इनको बच्चा हम क्या बोल देते, क्लासिकल मैकेनिक्स। टाइम आने पे जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होता गया, तो यहाँ पर आइंस्टीन साहब आए, अगेन ये बियॉन्ड अवर स्कोप है बच्चे, और वो एक थ्योरी लेके आए मैकेनिक्स की, STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बच्चे देन वो लेके आए GTR, यानी आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
ये क्या डील करती है बच्चे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास डिस्कस करती है बच्चे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को, रिलेटिविटी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को। कैसे? व्हाई इट इज नोन एज टू बी स्पेशल? इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पता लगता है, एक एग्जांपल देता हूं बच्चे मैं आपको। जब आप आगे की तरफ को जाते तो रोड कहाँ की तरफ को जाती है? जब आप आगे चलते तो रोड कहाँ? सर बैकवर्ड। आप समझने की कोशिश करो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बोलती है कि अगर, ये देखो ध्यान से समझना, ये उन्होंने कैसे डेवलप की थी। उन्होंने सोचा अगर मैं एक हाउस फ्लाई यानी एक मक्खी की पीठ पे बैठ जाऊं और दुनिया को देखना शुरू करूं तो मुझे दुनिया कैसी नजर आएगी। अगर एक पर्सन पंखे के ऊपर बैठ जाता है, फैन के ऊपर, मूविंग फैन के ऊपर एक पर्सन बैठ जाता है, तो बताओ उसको अपनी दुनिया, आसपास की दुनिया कैसे नजर आएगी? गोल घूमती हुई नजर आएगी। यस सर। अब अगर वो बोलते हैं कि दुनिया घूम रही है, मैं रेस्ट के ऊपर हूं, तो वो गलत बात है। तो कहने का मतलब है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन छोटी छोटी चीजों को समझाती है कि कैसे जो है बच्चे एक ऑब्जर्वर जो कि मोशन के अंदर है, जैसे मैं भी रुका हूं, एक मूविंग ऑब्जर्वर जब अपने आसपास की दुनिया को देखता है तो उसको दुनिया कैसी नजर आती है। इसको नाम दिया गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और धीरे करते करते आइंस्टीन एक और जगह पे आए जब उन्होंने दी बच्चे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम गटर बोलते हैं। हम मतलब जो हम जब हम पढ़ते थे, जब मैं स्टूडेंट था तो हम इसको गटर बोलते थे। मतलब ये दिमाग का दही कर देती है थ्योरी, गटर थ्योरी। और गटर थ्योरी बच्चे हमारे पास क्योंकि इसमें सब कुछ है, सब कुछ, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसके अंदर है। और जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी चल रही है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स अभी तक हमें नहीं पता लग पाई। तो ये मोशन से रिलेटेड ही है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ये मोशन के साथ रिलेटेड है कि ये इस बात को मानती है क्योंकि हमारी अर्थ मोशन कर रही है तो उसकी वजह से ग्रेविटी ओरिजिनेट हो रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात है बच्चे, लेकिन हाँ आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम किसको पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, क्लासिकल मैकेनिक्स। ये एक पार्ट है बच्चे कि हम क्या पढ़ते हैं और इसका बियॉन्ड कहाँ तक बच्चे हम इसको लेके जाते हैं, फिजिक्स वाले कहाँ तक लेके जाते हैं। हम एक छोटी सी बात जो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर ग्रेविटी पे जाकर खत्म होती है। आइंस्टाइन यहाँ से शुरू होके बच्चे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पहुंच गए। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। शाबाश बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। जनरल थ्योरी के बारे में जो आपने बोला अभी वो रिपीट कर दो। क्या बच्चे क्या बोलो सर? जो जनरल थ्योरी के बारे में आपने बताया ना वो रिपीट कर दो। देखो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील करती है बेसिकली ग्रेविटी के साथ कि ग्रेविटी का ओरिजिन क्या हो सकता है। ये बच्चा हमारे पास उससे आपके पास रिलेटेड है। जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़कर हम अपने आसपास के यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटी का कॉज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ग्रेविटी का कॉज, क्यों है ये ग्रेविटी। लेकिन ये थ्योरी सब्सटेंशियल यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा आपको अच्छे से चीजों के पास नहीं लेके जाती है, रफ एक आइडिया दे देती है। अभी तक बच्चे कोई ऐसी थ्योरी नहीं आई है जिससे आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते। आपको बच्चे इस दुनिया का सिर्फ 0.1% भी नहीं पता है, 0.1% भी नहीं पता है यूनिवर्स का। ये छोटी छोटी चीजें जो कि मोशन से रिलेटेड है और ये माना जाता है बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक छोटा सा उदाहरण। अगर एक गाड़ी एक्सेलरेट होती है तो जो गाड़ी चला रहा हुआ पर्सन होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं, जैसे वो गाड़ी एक्सेलरेट होती है तो बताओ उन पर्सन्स की बॉडी पे क्या असर पड़ता है? वो पीछे की तरफ हो जाते हैं। अगर उसी गाड़ी को आप बाहर से देख रहे हो तो आप ये कह सकते हो कि पीछे वाली सीट ने इन पर्सन्स के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाई और वो सीट से जाकर चिपक गई। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। यस सर।
और जैसे ही ब्रेक लगती है तो उस पर्सन का जो माथा होता है वो कहाँ की तरफ को गिरता है, आगे की फॉरवर्ड। ऐसे गिरते हैं। ऐसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, ऐसे गिरते हैं। और वो लगातार अगर ब्रेक लगती रहेगी तो मैं ऐसे, गाड़ी ट्रेन में बैठे हो ना, आप अपनी अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते। तो अगर बाहर वाला पर्सन ये बोले कि इस गाड़ी का जो सामने वाला शीशा है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं। तो बच्चे वहां पर वो पर्सन बोलेगा कि ये अट्रैक्शन हो रही है, तो बोले हाँ देख तो यही रहा है कि इस गाड़ी में ब्रेक लगी और आगे वाले शीशे ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, और ये अपने आप को पीछे नहीं कर सकते जब तक कि गाड़ी फाइनली रुक नहीं जाती है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस पॉइंट पर बात करती है कि ग्रेविटी शायद यहां से तो नहीं आ रही है, लेकिन नथिंग सब्सटेंशियल, ये सिर्फ हवाई बातें मानी जा रही है। हो सकता है ये सच हो और हो सकता है कि ये सच ना भी हो। लेकिन अगर आप किसी को गाड़ी की एग्जांपल देते कि गाड़ी स्पीड बढ़ाई तो पर्सन ऐसे चला जाता है, वो अपनी मर्जी से ऐसे नहीं, जब तक वो गाड़ी की स्पीड को चेंज ना करे वो आगे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि बच्चे वो कह सकता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से एक गाड़ी जब एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट हो जाती है तो इस गाड़ी के अंदर ग्रेविटी जैसे इफेक्ट आ जाते हैं। ग्रेविटी नहीं आ जाती, ग्रेविटी जैसे इफेक्ट आ जाते हैं। जैसे कोई चीज चीनी जैसी मीठी हो सकती है, वैसे ग्रेविटी जैसे इफेक्ट आ जाते हैं। या तो सीट मुझे पीछे अट्रैक्ट कर देती है या शीशा मुझे अट्रैक्ट कर लेता है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं बच्चे कि ग्रेविटी भी कुछ ऐसे ही ओरिजिनेट होती होगी। बट क्या कोई प्रूफ है, कोई सॉलिड प्रूफ है? तो आंसर है सॉलिड प्रूफ नहीं है, हवाई बातें बच्चे। तो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है बेटा, और किसी बच्चे का कोई डाउट? यस सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। यहाँ पर आगे चलने से पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो अग्रिम एक क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अग्रिम अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकें बच्चे, अग्रिम अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकें, जो गाड़ी का आप गियर शिफ्ट करने वाली बात कर रहे थे। अग्रिम बोलो बच्चे, शाबाश बोलो। सर अगर कोई कार नॉर्मल अपने मोशन में चल रही है और जैसे आप गियर चेंज करते हैं तो थोड़ी सी स्पीड में लैग आता है, वो रुक जाती है हल्की सी, तो सर उस मोमेंट पे हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं ना? ठीक है बच्चे, आप उस केस के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो, मना किसी ने नहीं किया बच्चे, हमारे पास कर सकते हो कि वो जो स्लैक आता है। लेकिन पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है कि वो जो स्लैक आपके पास आ रहा है बच्चे, वो गियर की शिफ्टिंग है, बेल्ट होती है अंदर, वो बेल्ट बच्चे आपके पास चेंज हो जाती है, उसकी वजह से हाँ कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। और बताओ, बोलो। और ये डाउट था? हाँ जी सर। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है बच्चे, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट बच्चा हमारे पास क्या चीज होती है? अगर आपको बोला जाए रेस्ट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी, इट इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम और ऑफ अ बॉडी, या फिर बच्चा हमारे पास एक बॉडी। It is the condition of a system or a body where with the passage of time, with the passage of the time, with the passage of time, with the passage of the time, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, with the passage of the time, with the passage of the time, the vicinity यानी कि आसपास की चीजें, vicinity of the body, the vicinity of the body or the system never changes, यानी उसके आसपास की चीजें बिल्कुल भी चेंज ना होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर बच्चा, आपके पास एक ट्री है बच्चा, आपके पास एक ट्री है बच्चा हमारे पास, और इस ट्री के पास बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बेंच है बच्चा, हमारे पास एक बेंच है बच्चे। इस बेंच को आपने जमीन के साथ बिल्कुल फिक्स किया हुआ, जैसे जैसे
आपका टाइम बीतता जाएगा बच्चे, हम क्यों बोलेंगे कि ये बेंच आपके पास रेस्ट के ऊपर है? आपको कैसे पता लगेगा कि ये बेंच रेस्ट के ऊपर है? बताओ शाबाश बच्चे, आप कैसे कहोगे कि ये बेंच रेस्ट के ऊपर है? क्योंकि इस बेंच के आसपास जितनी चीजें थी बच्चे वो वैसी की वैसी। ये पेड़ इससे अगर कुछ एक डिस्टेंस पे था तो ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि उसकी पोजीशन आपके पास, उसकी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कभी चेंज ही नहीं होगी। The position of the object never changes. The position of the object never changes. The position of the object never changes. The position of the object, क्या बोल रहा हूँ बच्चे मैं आपके पास, शाबाश बोलो। Never Never changes. Never changes. इसको बच्चे हम बोलते हैं कि बॉडी किसके ऊपर है बच्चे आपके पास? रेस्ट के ऊपर। The object is at rest, और ये ऑब्जेक्ट बच्चे उसी जगह पे टिकी हुई है, उसी जगह पे रुकी हुई है। आपके घर का फ्रिज क्यों रेस्ट के ऊपर है? क्योंकि जहां पर आप उसको देख के जाते हो वो वहीं पे रहता है। आपके फ्रिज के पीछे जो कैलेंडर है बच्चे, वो कैलेंडर वही का वही। अगर कैलेंडर वहां से हट जाएगा तो उसके पास की जो फ्रिज है, वो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट चेंज हो जाता है। जब आप आगे चलते हो तो आपके आसपास की बिल्डिंग्स कहाँ की तरफ हो जाती हैं बच्चे? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। वो बिल्डिंग्स पीछे जाने का मतलब है कि आप रेस्ट पे नहीं हो बच्चे, मोशन। तो बताओ बच्चे मोशन क्या चीज होती होगी? बताओ नेक्स्ट टर्म मोशन क्या चीज होती होगी? शाबाश बोलो, व्हाट इज अ मोशन? चलो बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, मोशन क्या चीज होती है बच्चे हमारे पास? इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द कंडीशन of a system or a body, of a system or a body where, जहां पर बच्चे with the passage of the time, 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 the vicinity, vicinity का मतलब होता है आसपास की चीजें, the vicinity of this system, the vicinity of the system or the body keeps on changing, keeps on changing। ये बच्चे लगातार चेंज होती रहती है, टाइम बढ़ता रहता है। और बच्चे मोशन, अब एक बात बताओ, ये जो मेरे सामने पेन है ये मोशन के अंदर, क्यों मोशन के अंदर? क्योंकि बच्चे इसके साथ की सराउंडिंग्स चेंज हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कोई ट्रेन क्यों चलती है बच्चे? आप क्यों बोलते हो? क्योंकि अभी वो प्लेटफॉर्म पे थी, फिर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी, उसकी विसिनिटी में बिल्डिंग आ जाएगी, बिल्डिंग हटेगी कोई पेड़ आ जाएगा, पेड़ हटेगा कुछ और आ जाएगा। लगातार उसके आसपास की चीजें चेंज हो रही हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, नीचे ट्रैक चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों के घर पीछे जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये ट्रेन किसके अंदर है? मोशन। और ट्रेन रुकी हुई कब मानी जाती है? जब उसके पास एक घर था और वो टाइम लगता गया, लेकिन वो घर जो था बच्चे उसकी पोजीशन शिफ्ट हुई। तो हम बोलेंगे कि ट्रेन किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। मोशन जब लगातार आसपास की चीजें चेंज हो। जी, कोई डाउट इसके अंदर से बच्चे? कोई डाउट बच्चे इसके अंदर से? शाबाश बोलो। नो सर। चलो, अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है बच्चे? फोकस करना। नेक्स्ट, हाँ ग्रिम, बोल 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 बोल। सर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो कहती है ना कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। तो सर रेस्ट कहाँ से आ गया फिर? क्या बेटा? सर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो कहती है ना कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यस सर। कहाँ पर ये कहाँ पर लिखा हो बेटा? सर बुक में नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बात नहीं कहती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसी पे आ रहा हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसी पे आ रहा हूँ बच्चे। पॉइंट आपका वैलिड है, लेकिन ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं कहती, ठीक है बेटा? पॉइंट आपका वैलिड है, पर ये एसटीआर से इसका कोई लेना देना नहीं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने, पॉइंट वैलिड है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है लड़के का, लेकिन जो कॉज आप बोल रहे हो वो शायद से इसका कॉज नहीं है, इसका बच्चे उससे कोई लेना देना नहीं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक और चीज कहती है, हमारे पास रेस्ट एंड द मोशन, इसकी शुरुआत यहां से होती है अग्रिम बच्चे, डियर इससे यहां से देखना, रेस्ट एंड द मोशन
रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड द मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये बच्चा हमारे पास इस पॉइंट को देख के किसी टीचर ने रिलेटिव टर्म्स, किसी टीचर ने अग्रिम इसको रिलेटिविटी के साथ जोड़ दिया। रिलेटिविटी का मतलब बच्चा हमारे पास बहुत ही डेप्थ वाला होता है, एसटीआर बहुत डेप्थ वाली चीज है। ओके, रेस्ट एंड द मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, it depends upon the observer, rest and the motion are the relative terms। इसका मतलब क्या है बच्चा हमारे पास, the rest, the state of rest, the state of rest, the state of the rest and the motion। अब ध्यान से देखना बच्चे, फिर तू मेरे से जितनी मर्जी लड़ाई कर लेना। and the state of the motion, and the state of the motion, and the state of motion, state of the motion is completely decided by the observer, by the observer chosen, by the observer chosen। The state of the rest and the state of the motion is completely decided by the, आपके पास बच्चे ऑब्जर्वर चूज, जिस ऑब्जर्वर को बच्चे मैं चूज कर रहा हूं या जिस ऑब्जर्वर को टीचर ने बोल दिया कि भैया ये ऑब्जर्वर है, वो डिसाइड करेगा कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी बच्चे आपके पास मोशन के अंदर। बिल्कुल सही कहा, मैं बोलता हूँ एग्री, 101% एग्री, बिल्कुल सही कह रहा। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सोर्स इज नॉट करेक्ट। सो हमारे पास स्टेट ऑफ मोशन एंड द स्टेट ऑफ द मोशन इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द ऑब्जर्वर चूजन। कैसे? मैं समझाता हूँ बच्चे आपको, मैं समझाता हूँ बच्चे इसका मतलब क्या। इसका मतलब तो बड़ा सिंपल है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चे एक ट्री है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है, ये मेरे पास एक ऑब्जर्वर है बच्चे जो कि रेस्ट के ऊपर है, जो कि रेस्ट के ऊपर है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर गाड़ी पे चल रहा है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास गाड़ी पे जा रहा है और ये गाड़ी पे बच्चा हमारे पास यहाँ से आगे की तरफ को जा रहा है। ये गाड़ी से बच्चा अगर आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, अगर मैं इस ऑब्जर्वर से बोलूं कि ट्री कैसा है, तो बताओ ये पर्सन क्या बोलेगा, ट्री किसके ऊपर है? तो ये क्या बोलेगा, ट्री किसके ऊपर है? रेस्ट पे। और अगर मैं गाड़ी वाले ऑब्जर्वर से पूछूं कि भाई तू बता ट्री किसके ऊपर है, तो ये बोलेगा ट्री किसके अंदर है? मोशन। ये तो फिर गड़बड़ होगी बच्चे, ये तो बच्चे आपके पास गड़बड़ होगी, क्योंकि एक पर्सन जो खुद खड़ा हुआ है वो पर्सन बोलेगा कि यार ये तो रेस्ट पे है, और दूसरा पर्सन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ट्री जो है वो मोशन के अंदर, वो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, वो बोलेगा ये 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर पीछे जा रहा है। और ऐसे ही बच्चा हमारे पास एक और गाड़ी वाला बच्चा हमारे पास, अब ये गाड़ी वाला बच्चा हमारे पास यहाँ की तरफ को जा रहा है, ये बच्चा आपके पास। अब देखो एक और लड़ाई होगी, ये गाड़ी वाले से अगर पूछा जाए कि ट्री कैसे है, तो ये क्या बोलेगा, ट्री किस पे, मोशन पे कि रेस्ट पे बच्चे? मोशन पे, मोशन पे। फिर पंगा, इसके हिसाब से ट्री की मोशन कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड पे कि राइट हैंड साइड पे बच्चे? बोलो राइट हैंड साइड। ये इसके हिसाब से, इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके हिसाब से बोलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड, ट्री पीछे जा रहा है, और इसके हिसाब से ट्री की मोशन राइट हैंड साइड पे। तो बड़ा पंगा पड़ गया। हाँ, अब सब बच्चे अग्रिम की बात का मतलब समझ पा रहे हो, अग्रिम ने जो बात कही उसका मतलब अब सब समझ पा रहे हो। yes, अग्रिम ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी, और वो बात का मतलब अब समझ में आता है। भैया एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आप किसको मानोगे? इस दुनिया के अंदर ना तो कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन पे। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है बच्चा हमारे पास? एक ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर। मैं डिसाइड करूंगा भाई कि कोई चीज ऑब्जर्वर मोशन के अंदर है कि रेस्ट पे। कैसे? मुझे एक बात बताओ, इस वक्त आप अपने घरों पे बैठे हो, इस वक्त आप रेस्ट पे हो कि मोशन के अंदर हो? बोलो शाबाश सर, मोशन। अच्छा, आप कैसे मोशन पे? हर्षुल बताओ, आप एक जगह पे टिक के नहीं बैठे हुए?
सर अर्थ के साथ हमारा मोशन चल रहा है। नहीं, मैं अर्थ के आप बता दो बच्चे मुझे कैसे कैसे आपका अर्थ का मोशन हो रहा है। आपको नीचे अर्थ हिलती हुई नजर आ रही है? नहीं नो सर। सर। नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? सर सन के साथ। हाँ, सन के साथ क्या बच्चे? सन के साथ क्या बच्चे? सर अगर यूनिवर्स मोशन में है तो फिर हम भी तो मोशन में ही है ना। मेरा क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाया अभी आप लंबी चौड़ी बातें कह रहे हो, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूं। क्या अभी एक बात बताओ, हमारी अर्थ फ्लैट है कि कर्व्ड है? कर्व्ड। कर्व्ड। मुझे कर्व दिखा दो, कहां पर अर्थ हमारी कर्व हो रही। आप मुझे लेके चले, देखो एक चीज है, आप मुझे लेके चले एक ऐसी जगह पे जहां पर आपको यह अर्थ का कर्व नजर आता है, ऐसा नजर आता है। कहीं देखा आपने? कहीं नो देखा? सर। नहीं सर। पॉइंट अब पॉइंट पर आए, ये देखा ही नहीं, तो आपने तो ये देखा ही नहीं कि हमारी जो है बच्चे अर्थ चल रही कि नहीं चल रही। अब पॉइंट पर आते हैं बच्चे, यहां पर 30 बच्चों की क्लास चल रही है, 30 स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है, टीचर सामने खड़ा है और बच्चे बेंच पे आराम से बैठे हैं, तो हम बोलेंगे बच्चे रेस्ट के ऊपर हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस बोले। ये सारे बच्चे रेस्ट पे बैठे हो और सडनली क्या होता है बच्चे, इसमें से एक बच्चा हम एस्ट्रोनॉट बनाकर मून पे भेज देते हैं। इस पे भेज देते हैं बच्चे, मून के ऊपर भेज दिया मून पे। अब यहां पर 29 स्टूडेंट्स रह गए और एक स्टूडेंट मून पे चला गया। अब बताओ क्या होगा? क्या ये मून वाला बच्चा अब अपने साथियों को रेस्ट पे देखेगा कि गोल घूमता हुआ देखेगा? बोलो शाबाश। गोल घूमता हुआ। ये पॉइंट है बच्चे, जब तक आपने अर्थ को लीव नहीं किया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं बच्चे, एक और एग्जांपल देता हूं। आप सबने बस में सफर किया हुआ है? आप सबने बस में सफर, ट्रेन में सफर किया। अब बस की खिड़कियों पे जो है ना बच्चे, बिल्कुल काले पर्दे लगा दीजिए। आप अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, नेचुरली खाना खाते हो, अब बातें करते हो, म्यूजिक सुनते हो, जो चीज आप घर पे करते हो वो बस चल रही है। अपने दोस्त के साथ बात भी कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप और आपका दोस्त रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पे बैठे हो। और जैसे आपका स्टॉपेज आता है और आप अपने स्टॉपेज पे उतर जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि आपका दोस्त आगे चला गया, अभी भी वो उसी बस में, और आपका दोस्त क्या बोलेगा? मेरा दोस्त पीछे चला गया। कौन एक्चुअल में चला है और कौन एक्चुअल रेस्ट पे है, ये आपको पता लग पा रहा है बच्चे? आपके पास नहीं पता लग पा रहा ना? मेरी ये फंडामेंटल यही पर बच्चे, रट्टा मरवाना बेटा मैं 2 मिनट में लगवा दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे अंदर एक बच्चे रेवोल्यूशन जनरेट करना चाहता हूं, बोलो सोचो, इसको समझो बेटा, कि मून वाला बोलेगा तू गोल घूम रहा है, तुम गोल घूम रहे हो, तुम सन के आसपास घूम रहे हो। हाँ बोलेगा चलना अपना काम कर, तू भी तो हमारे आसपास घूम रहा है। मून वाला क्या बोलेगा? मैं किसके ऊपर हूं? रेस्ट के ऊपर हूं, तुम मूव कर रहे हो। और हम क्या बोलेंगे? हम रेस्ट के ऊपर है, तू मूव कर रहा है। अब बताओ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बताओ। दोनों सच बोल रहे हैं। दोनों झूठ ही बोल रहे हैं, दोनों झूठ। बात मानने किसी की अपनी बात मान सकते, तो अगर किसी की एक ही बात मान लेगा तो तू अपनी पहली स्टेटमेंट से मुकर जाएगा। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। तो अगर किसी की बात मानने जाएगा ना बच्चे, तो इसका मतलब तेने जो पहली स्टेटमेंट बोली थी, जिससे तूने एक स्टेटमेंट को लेके चला था, मैं तेरे साथ एग्री कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इस दुनिया में क्या चीज असलियत में किसी को नहीं पता, ये सब कुछ एक इल्यूजन भी हो सकता है, यही तो बात है। लेकिन पॉइंट पता क्या है बच्चे, हमारे को जज किया जाता है स्कूल के मार्क्स के ऊपर, एग्जाम। तो ये जो क्रिएटिविटी वाला प्रोसेस जो मैं अभी आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाता है। अरे यार समझाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार नंबर नहीं आते स्कूल के अंदर, यहाँ पॉइंट आता है। इस पॉइंट को मैं ज्यादा, अब बताओ यहां से कोई तीसरा पर्सन मार्क्स के ऊपर चला जाता है, अब बताओ उसको क्या लगेगा? बताओ मार्स वाला पर्सन क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूं, बाकी सारी दुनिया चल रही है। इनफैक्ट बच्चे, हमको क्या लगता था शुरुआती दौर के अंदर कि हमारी जो सन है बच्चे वो मूव करती है और हम किसके ऊपर हैं बच्चे? रेस्ट पे, लगता था। यस यही पॉइंट है कि क्या क्या चीज मोशन में, क्या चीज रेस्ट पे, नहीं पता। ये तो लड़ाई वाला कारण है बेटा। अग्रिम कल को तू बोल सकता है निकालो बेसबॉल का डंडा, बहुत बहुत बकवास करता है क्लास में, चलो भाई
देखो सर आपके घर का पता बताना, अभी आप बताते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब कि लड़ाई वाली बात है ना बच्चे। अब देखिए एक बात बता, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं बच्चे हमारे पास, ठीक है। अब मान लिया जाए ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से ट्रेन गुजरी, हम इससे बोलेंगे ट्रेन कहाँ पर गई है, ये बोलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे गई है। ये दोनों पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और इस पर्सन से पूछेंगे कि ट्रेन कौन सी साइड में गई है, ये क्या बोलेगा बच्चे, बोलो शाबाश। राइट हैंड साइड। अब बताओ दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है बच्चे पता ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कि कौन डिसाइड कर रहा है बच्चा हमारे पास, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चूजिंग, यानी कि जब तक आप सामने वाले पर्सन को ये नहीं बोलेंगे तो मेरी तरह खड़ा हो, लेकिन जब वो हमारी तरह खड़ा होगा तो वो ट्रेन नहीं देख पाएगा, तो वो ट्रेन नहीं देख पाएगा ना बच्चे। हम सिर्फ उसको बोल सकते हैं मेरी तरह खड़ा हो जा, ट्रेन को मत देख, तो देख ट्रेन कहाँ जा रही है, लेफ्ट हैंड साइड, वो बोलेगा हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। जी अग्रिम। सर क्लासिकल फिजिक्स में इसका क्या सोल्यूशन होगा? बेटा सोल्यूशन बच्चे बहुत सारी चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं है ना बच्चे, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन नहीं। अगर बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन होता बच्चे तो शायद से बच्चे हम यूनिवर्स की फॉर्मेशन या यूनिवर्स के, हमको तो ओरिजिन के बारे में कंफ्यूजन है बेटा, कोई सोल्यूशन नहीं। हम सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको, हम डिसाइड कर सकते हैं एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, इसका एक ही सोल्यूशन है भाई, आप अपना ऑब्जर्वर सही ढंग से डिसाइड कर लो। जो टीचर आपको ऑब्जर्वर बोलता है आप उसको ऑब्जर्वर मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपके मल्टीपल ऑब्जर्वर होंगे तो बच्चे मल्टीपल क्या होंगी बच्चा हमारे पास, वहां पर ऑब्जर्वेशन होंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, कोई एक सिंगल सोल्यूशन नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अच्छा यस। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, देयरफॉर। अब मैं अग्रिम की बात पे आ जाता हूँ बच्चे। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और द मोशन इन दिस यूनिवर्स, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और द मोशन इन दिस यूनिवर्स, और द मोशन इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर बच्चे ना तो मेरे पास कोई एब्सोल्यूट मोशन है और ना ही बच्चे हमारे पास कोई एब्सोल्यूट क्या है बच्चे हमारे पास रेस्ट। सारी चीजें डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर बच्चे, सारी चीजें बच्चा हमारे पास डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। अब चलते हम आगे की तरफ, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आता है, इंपॉर्टेंट, द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, ध्यान से समझना बच्चे। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एक सिस्टम है बच्चा हमारे पास, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, system of the coordinate axis with an observer, with an observer wearing a watch, wearing a watch, wearing a watch, wearing a watch is attached to it, it is attached to it, it is attached to it बच्चे हमारे पास attached to it। पर ये करेगा क्या बच्चे, the observer will decide, the observer will decide, ऑब्जर्वर क्या डिसाइड करेगा बच्चा हमारे पास, पोजीशन, the position, displacement, velocity and acceleration, displacement, velocity and the acceleration, and the acceleration, and the acceleration of the observed system, of the observed system, of the observed system, कि एक सिस्टम को जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चे, उसकी पोजीशन क्या है, घड़ी। अच्छा तो 2 बजे तो यहाँ पर था, अच्छा 2:15 बजे तो यहाँ पर था, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है, पता लग जाता है यार। और किसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा बच्चा, हमारे पास एक ऑब्जर्वर। और ये ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा ये भी बता देता हूँ,
यहाँ पर बच्चे इस एक्सेस को आप कौन सी एक्सेस बोलते हो बच्चे, शाबाश बोलो, वाई एक्सेस। y axis, ये कौन सी एक्सेस होती है बच्चे, एक्स एक्सेस। x axis, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कौन सी एक्सेस होती है, z axis, ये बच्चा आपके पास ओरिजिन आ जाता है 0 0 एंड 0 ओ। जो ऑब्जर्वर होता है बच्चा हमारे पास, जो ऑब्जर्वर होता है बच्चे, इट सिट्स एट ओरिजिन। ये बच्चे ओरिजिन के ऊपर बैठ जाते हैं, ये ओरिजिन पे बैठा हुआ और इसके हाथ में क्या बच्चे, घड़ी है, इसके हाथ में घड़ी है और ये घड़ी चलती रहती है बच्चे, और ऑब्जर्वर देखता है कि उसके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम के ऊपर कहां पर थी, अलग अलग टाइम के ऊपर बच्चे वो कैसे चल रही थी बच्चे, वो टाइम, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को असर्टेन करता रहता है। और इस चीज को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं बच्चे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चे हमारे पास, इसको बच्चे हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जी बोलो बच्चे। सर टाइम यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है। हाँ, टाइम बच्चे एम्बेडेड है, और टाइम जो है बच्चा हमारे पास उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आइंस्टीन साहब से पूछा गया था व्हाट इज टाइम, तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया था, पर कॉम्प्लेक्स भी था, और वो ये था कि टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। यानी कि आज अगर आप दुनिया की सारी क्लॉक्स को चेंज कर दोगे तो एक नया टाइम आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, और टाइम चलता रहता है बच्चे, टाइम कभी रुकता नहीं है हमारे पास। टाइम खुद के अंदर एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है बच्चे, और इस एंटिटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से हम एक क्लॉक रख लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो क्लॉक है ये टाइम को कीप करती है। जबकि बच्चे यूनिवर्स के अंदर कोई, अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं शायद रेडियो एक्टिविटी। शायद रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो कि नेचर के अंदर हमारे पास एक एम्बेडेड टाइम है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चीजें डिके होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो एक सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है बच्चे हमारे पास टाइम को जानने का बच्चे। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर आप ऑब्जर्वर पे घड़ी देंगे और वो घड़ी का टाइम 0 सेट करेगा जब मोशन शुरू होगी, और अलग अलग पोजीशन पे वो टाइम को मेजर करता जाएगा, बताएगा ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पोजीशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, और बच्चे आपके पास उसकी एक्सेलरेशन, ये चीज है बच्चे। ठीक है बच्चे, बोलो बेटा अग्रिम सर बोलो। अगर एक वॉच लेके बैठा है और वो किसी दूसरे आदमी का मोशन का टाइम चेक कर रहा है, तो जो दूसरा आदमी है उसने भी वॉच डाली है, तो उसकी वॉच का टाइम और ऑब्जर्वर की वॉच का टाइम डिफरेंस में आएगा ना। जो जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे, ये मान के चला जाता है कि उसकी घड़ी और आपकी घड़ी एक ही, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप कोई घड़ी नहीं पहनाते। ठीक है बेटा। सर टाइम के ऊपर मोशन का भी तो इफेक्ट पड़ता है ना। बेटा मैं आपकी बात मान गया बच्चे, लेकिन जो ऑब्जर्वर है बच्चा हमारे पास, मैंने अभी क्या बात बोला, द ऑब्जर्वर सिट्स एट द ओरिजिन एंड द ऑब्जर्वर ओनली कीप्स द वॉच, ओनली कीप्स द वॉच, यानी कि कीप्स द वॉच। जो सिस्टम है, जो सिस्टम है बच्चे, कहने का मतलब बच्चे मुझे एक बात बता, आप बाल कटवाने जाते हो अग्रिम? यस सर। अब कोई पर्सन बोलता है क्योंकि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, नाई के पास कैंची है तो मैं भी कैंची लेके वहां पर बैठा रहूंगा ऐसे, क्या ये पॉसिबल है बच्चे? क्या ये कंडीशन आपके पास है? क्योंकि कोई मुझे घड़ी लेके ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं भी घड़ी लेके चलूंगा, ये क्या बात है? ये तो इलॉजिकल हुआ। तो जो सिस्टम होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके पास घड़ी नहीं होती है, जो ऑब्जर्वर होता है उसी के पास घड़ी होती है। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, कि कोई पर्सन रास्ते में कहाँ जा रहा है, अच्छा तेरे हाथ में कैंची है, बाल कटवाने जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नहीं बोलेगा तू कैंची लेके क्यों आया, कहता मैं बाल कटवाने आया, तो थोड़ी सी कंडीशन कॉमेडी टाइप हो जाएगी बच्चे, तो वहां पे बात नहीं बन पाएगी। होप सो तो मेरी बात को समझ पा रहा होगा, उसको टाइम रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चे आपके पास। ठीक है बेटा? अच्छा, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बैठ गया, ये ऑब्जर्वर, ये बैठा हुआ है और ये किसी गाड़ी के मोशन को देख रहा है कि जब गाड़ी यहाँ पर पहुंची पोजीशन x1 थी, और बच्चा हमारे पास घड़ी के अंदर टाइम कुछ हो गया, ये थोड़ा और आगे पहुंची तो घड़ी में टाइम चेंज होता रहा, ये पोजीशन नोट करता जाएगा और अपने वॉच के ऊपर टाइम को भी देखता जाएगा। ओके नेक्स्ट।
नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास यहाँ पर दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। इसको आगे चलकर बच्चे हम पढ़ेंगे। एक बच्चे आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा बच्चा हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंपल वर्ड में बोलूं बच्चे, अगर मेरा ऑब्जर्वर आपके पास हैज जीरो एक्सेलरेशन, अगर कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसके अंदर से दो चीजें हो सकती है, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर हो या फिर बच्चे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो वो इनर्शियल आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल, जिसके अंदर ऑब्जर्वर के पास ऑब्जर्वर है नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसके पास बच्चा हमारे पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ये दो चीजें हो सकती हैं बच्चे, या तो बॉडी कर्व के अंदर चल रही है, कर्व जैसे कि बच्चे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल बच्चे आपने देखा होगा बच्चे कि हमारे पास रिवॉल्विंग कोई प्लेटफॉर्म, अगर आपका ऑब्जर्वर किसी रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो वो कर्व्ड मोशन करता है, वो कर्व के अंदर मूव कर रहा है, तो वो बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या फिर बॉडी बच्चा हमारे पास कैसे चल रहा हो, वेरिएबल स्पीड के साथ, ये बच्चे वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे चल के आपको ये बात पता लगेगी कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता लगेगी इस दुनिया के अंदर बच्चे। जब आप किसी चीज को साइंस की नजरिए से देखते हो तो कई चीजें आपके पास ओरिजिनेट हो जाती है इनर्शियल फ्रेम। जैसे कि मैं अभी अपने घर पे बैठा हूं, रेस्ट पे हूं, तो मैं बोलूंगा मेरा फ्रेम इनर्शियल है। अगर कोई बच्चा किसी झूले के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जाइंट बच्चे रिवॉल्व कर रहा है और या फिर पंखे के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है बैठा हुआ, तो उसका फ्रेम क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। अभी अगर आपसे कोई पर्सन बोले इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो अभी इसका इंपैक्ट बताने की कंडीशन के लिए मैच्योर नहीं हुए, अभी हम इमैच्योर है, हम बता सकते हैं अच्छा ये इनर्शियल है, अच्छा ये नॉन इनर्शियल। अच्छा गाड़ी को स्पीड दे रहा है ना, नॉन इनर्शियल। गाड़ी को ब्रेक मार रहा है, नॉन इनर्शियल। गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, इनर्शियल। गाड़ी लेफ्ट और राइट मुड़ी तो कर्व पे मूव की, जैसे कर्व के ऊपर गए आप तो बच्चे नॉन इनर्शियल। समझना जरूरी, फिलहाल ये समझना जरूरी नहीं कि इसका असर क्या होगा, इसका असर आपको एक्चुअल में पता लगता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वहां जाके दिमाग ओपन होता है, अच्छा इनर्शियल से ये होता है, नॉन इनर्शियल से ये होता है। लेकिन अगर कोई टीचर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में पूछे तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, जैसे कि बच्चे हमारे पास नंबर 1, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नंबर 1, चाइल्ड रिवॉल्विंग, the child revolving in a giant wheel। आपको पता है बच्चे, जब रामलीला के अंदर मेला लगता है, पठानकोट के अंदर या किसी भी शहर के अंदर बड़े बड़े मेले लगते हैं, झूले लगते हैं, और आप उन झूलों को जब लेने के लिए जाते हो बच्चे, तो आप वहां पर एक्सेलरेशन फील करने के पैसे देते हो। आपको वो पर्सन 30 रुपए की एक टिकट देता है, आप उस गाड़ी में जाकर बैठते हो तो आपको वो एक्सेलरेट करता है और आप एक्सेलरेशन फील करने के उसको पैसे देते हो कि मुझे तूने एक्सेलरेट किया। ये वही एक्सेलरेशन है जब आप अपनी गाड़ी या स्कूटी को स्पीड देते हो या ब्रेक लगाते हो, और वही एक्सेलरेशन फील करने के लिए जब आप मेले में जाते हो तो यू गिव 30 रुपीज, अच्छा यार मुझे थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दे तो जो है क्या हो जाएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा। ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बच्चा हमारे पास, बताओ। सेकंड है बच्चा हमारे पास अ ड्राइवर ऑन स्ट्रेट लाइन, अ ड्राइवर ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर 30 मीटर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कौन सा, इनर्शियल। और बच्चे तीसरा बच्चा हमारे पास साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट है बच्चे टेकिंग शार्प टर्न, नॉन इनर्शियल शार्प टर्न्स। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, नॉन इनर्शियल बन जाता है बच्चा हमारे पास। और नेक्स्ट है बच्चे
अ ट्रेन स्लोइंग डाउन क्या बोलोगे बच्चे? अ ट्रेन स्लोइंग डाउन क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल। एग्जैक्टली बच्चे, नॉन इनर्शियल। ये नॉन इनर्शियल या इनर्शियल की पहचान है। ये पहचान बहुत जरूरी है, आगे चलकर फिजिक्स समझने के लिए आपको इसका बहुत बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा, ये इनर्शियल है इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल है इसका मतलब ये है, क्योंकि अब मैं जाते जाते एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देके जा रहा हूं बच्चे, याद रखना, फोकस करना बच्चे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल्स FAILS fails in non-inertial frame. Non-inertial frame में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं बच्चे। आप समझ ही नहीं पाते हो, आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को लगा ही नहीं सकते हो बच्चे। और उसको समझने के लिए, वहां पर उनको लगाने के लिए क्या तरीका हो सकता है, इसको हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को अभी नहीं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जाकर सीखेंगे। यानी कि कैसे बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्शन और रिएक्शन इक्वल और ऑपोजिट नहीं होती है, मैं समझाऊंगा। और मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि ये देखो क्या एक्शन और रिएक्शन बराबर है कि नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है बराबर, और मैं वहां बोलूंगा देख, हो गया ना न्यूटन का थर्ड लॉ फेल, बिल्कुल फेल करके बताऊंगा। लेकिन उसके लिए अभी वेट है, फिलहाल इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को समझे। ठीक है बेटा, चलिए सो अभी के लिए इतना करते हैं सर। ओके बेटा जी, Thank you, sir. इसको आप समझिएगा। Thank you, बेटा sir. प्लीज बच्चे मेरी बातों को सीरियसली लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए। मेरी बातों को जितना सीरियसली लोगे आपको उतना आगे चलकर फायदा होगा। ठीक है, सुकृत, केतन, सिमरत, गौरव, महेंद्र, इंद्र, होप करता हूं तो मेरी बातों में बच्चे डेप्थ हो और एक सच्चाई को जान पाओ कि मैं सच्चाई से आपको बोल रहा हूँ। इससे आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा बच्चे नेक्स्ट। चलो ओके, बाय।